तो और भाई लोग क्या हाल चाल है यार। तो यार आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि सीपीयू काम कैसे करता है। पिछले वीडियो में मैंने तुमको बताया था कि सीपीयू बनता कैसे, उसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होता है। तो अगर तुमने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख लो, उससे ये वाली वीडियो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। तो विद दैट बीइंग सेड, अब तुमको पता है कि कंप्यूटर में जो भी चीज़ें होती हैं वो 0 और 1 की सीक्वेंसेस और सीरीज़ के बेसिस पे होती हैं। अब देखो, जो तुम ये वीडियो देख रहे हो ये भी ज़ीरोज़ और 1 की सीरीज़ का आउटपुट है, ठीक है। लेकिन मैंने तुमको पिछली वीडियो में जो बताया था कि 0 और 1 बेसिकली इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस होती हैं जो ऑन या ऑफ स्टेट रिप्रेजेंट करती हैं। अब तुम्हारे कंप्यूटर में जो भी डेटा होता है वो इन्हीं इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के फॉर्म में ट्रैवल करता है, और जो सीपीयू का सॉकेट होता है जिसमें पिंस लगी होती हैं, उस पिंस से सीपीयू में वो इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस यानी डेटा जाता है। अब एक सीपीयू में बहुत सारे डिफरेंट वायर्स होते हैं जिनकी कॉम्बिनेशन से तुम्हारे लॉजिक गेट्स और ये सब बनते हैं जो तुम्हारे ऑपरेशंस करते हैं। लेकिन एक मेन वायर होता है जो एक कांस्टेंट रेट पे ऑन या ऑफ होता है सीपीयू के सारे प्रोसेसेस को या काम को जो सिंक्रोनाइज करता है। इसको कहते हैं क्लॉक वायर। और जी हाँ, ये वही क्लॉक है जिसकी स्पीड तुम सीपीयूज़ की देखते हो, 3 गीगाहर्ट्ज़ की क्लॉक स्पीड या 4 गीगाहर्ट्ज़ की क्लॉक स्पीड। तो वो इसी वायर की ऑन और ऑफ होने की स्पीड होती है। अब गीगाहर्ट्ज़ में जो गीगा होता है उसका मतलब होता है बिलियन, और हर्ट्ज़ मतलब होता है टाइम्स पर सेकेंड। तो अगर तुम अभी के फ्लैगशिप प्रोसेसर को देखोगे जो कि है तुम्हारा Ryzen 950X, जो जिसकी बेस क्लॉक है 3.4 गीगाहर्ट्ज़, तो इसका ट्रांसलेशन सिंपल ये होगा कि इसका जो क्लॉक वायर है वो 1 सेकेंड में 3.4 बिलियन टाइम्स ऑन और ऑफ होता है। अब सीपीयू के पास कोई भी प्रोसेस कैरी आउट करने के लिए दो मेन सोर्सेज होते हैं इन्फॉर्मेशन के। पहला होता है रैम और दूसरी होती है कैश मेमोरी। अब रैम क्या करती है? रैम हार्ड डिस्क से डेटा उठाती है जो सीपीयू को चाहिए होता है और सीपीयू को भेज देती है। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो उसका नाम वो इसीलिए होता है क्योंकि रैम से तुम कोई भी इंफॉर्मेशन की बिट कहीं से भी कभी भी उठा सकते हो, ठीक है। और अब जो कैश मेमोरी होती है वो सीपीयू पे ही लगी होती है, और इसमें वो डेटा होता है जो सीपीयू को तुरंत चाहिए होता है। कोई प्रोसेस करने के लिए जो डेटा उसको इमीडिएटली चाहिए होता है वो कैश मेमोरी में स्टोर्ड होता है। अब ऐसा क्यों होता है भाई? तुम पूछोगे रैम भी वही काम कर रही है या कैश भी वही काम कर रही है, सीपीयू को डेटा दे रही है, तो दोनों की ज़रूरत क्या है अलग अलग? तो भाई देखो, जो तुम्हारा सीपीयू होता है वो मदरबोर्ड पे एक सॉकेट पे लगा होता है, और जो रैम होती है वो भी मदरबोर्ड के एक सॉकेट पे लगी होती है। तो ये जो डेटा होता है ये रैम से सीपीयू तक जाने में उसको टाइम लगता है, भले ही बहुत छोटा टाइम लगता है, बहुत कम टाइम लगता है, लेकिन जब यही चीज़ बार बार रिपीट होती रहेगी ये टाइम बढ़ता रहेगा, ठीक है। लेकिन अब क्योंकि जो कैश मेमोरी होती है वो सीपीयू पे ही लगी होती है, तो ये जो डिले टाइमिंग होता है जिसको लेटेंसी भी कहते हैं, वो मतलब नील बटे सन्नाटा हो जाती है। अब जो तुम्हारी कैश मेमोरी होती है वो होती भी बहुत कम है, मतलब 100 MB से नीचे ही होती है। अभी पहले तो 1 MB से भी नीचे होती थी, लेकिन ये इतनी कम क्यों होती है? ये इतनी कम इसलिए होती है क्योंकि पहली बात तो सीपीयू पे जगह नहीं होती है कि वो पूरा SRAM का वो लगा दें उस पर चिप, और दूसरी बात उसको इतना डेटा होल्ड भी नहीं करना रहता है। उसमें सिर्फ बिट्स ऑफ डेटा पड़े रहते हैं जो मतलब तुरंत उसमें आते हैं और तुरंत सीपीयू ले लेता है, ठीक है। अब जो तुम्हारी कैश मेमोरी होती है वो बेसिकली 3 लेवल्स की होती है, L1, L2 और L3, जो तुमने प्रोसेसर्स की स्पेसिफिकेशंस में देखा होगा। इन तीनों में अंतर कुछ नहीं होता है, बस जो मतलब बेसिक अंतर होता है वो होता है इनकी रीड राइट स्पीड में। होता क्या है कि जो सबसे कम साइज़ वाली कैश होती है वो सबसे फास्ट होती है, और जो सबसे बड़ी वाली साइज़ वाली कैश होती है वो सबसे स्लो होती है। लेकिन कंपेयर टू रैम, L3 कैश जो सबसे स्लोएस्ट होती है कैश मेमोरी में, वो रैम से तुम्हारे रैम मॉड्यूल से ज़्यादा फास्ट होती है। अब भाई तुम्हारे मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इतनी सारी मेमोरीज़ की क्या ज़रूरत होती है? रैम है, L3 है, L2 है, L1 कैश है। तो देखो, इसको एक एग्जांपल से समझो। मान लो कि एक ईंटे का स्टैक है, 500 ईंटें मान लो, तुमको उसको सारे 500 ईंटों को उठा के दूसरे साइड रखना है। अब या तो तुम एक एक ईंटा उठाओ, खुद चल के दूसरे साइड जाओ और वहाँ पे असेंबल करते जाओ, या तो तुम्हारे पास दूसरा रास्ता ये होता है कि पूरा यहाँ से वहाँ तक मतलब 5-6 लोग लगा लो, वो एक एक ईंटा उठा के एक दूसरे को पास करते रहेंगे और आखिरी वाला जो बंदा रहेगा
वो उन ईंटों को असेंबल करता रहेगा, स्टैक करता रहेगा दूसरे साइड। तो दोनों में क्या फास्ट होगा? ऑब्वियसली जिसमें ज़्यादा लोग होंगे वही फास्ट होगा। तो ऐसा ही होता है, रैम डेटा उठा के L3, L2, L1 को देती है और CPU उस डेटा को प्रोसेस करता रहता है। लेकिन अगर केवल रैम होती तो CPU को बहुत मतलब टाइम लगता वो डेटा पाने में ही, प्रोसेसिंग की तो बात ही छोड़ दो। अब भाई जो CPU में इंस्ट्रक्शंस जाते हैं उनको 5 स्टेजेस के थ्रू जाना होता है। अब इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं? लेट्स से कि तुमने CPU को बोला कि भैया हमको 5+3 करके दो, कितना आउटपुट आता है। तो ये जब तुम CPU को दोगे 5+3 एंटर दबाओगे तो ये जो 5+3 होगा ये एक इंस्ट्रक्शन के तौर पे CPU के पास जाएगा। अब इसको मैं तुमको बहुत बहुत ज़्यादा जनरलाइज करके समझा रहा हूँ, होता असल में बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, लेकिन ऊपर ऊपर से जानने के लिए कि काम कैसे करता है इतने में तुम समझ जाओगे, ठीक है। तो सबसे पहला प्रोसेस होता है फेचिंग का। CPU पूछता है रैम से कि हाँ भाई क्या काम है। अब रैम बताएगा कि भैया एडिशन करना है। फिर रैम पूछेगी किसका एडिशन करना है, मतलब गेटिंग द वेरिएबल नीडेड फॉर एग्जीक्यूशंस, ठीक है। तो रैम बोलेगी कि 5 और 3 का एडिशन करना है। उसके बाद CPU इसको एग्जीक्यूट करेगा, मतलब 5+3 करेगा, ठीक है। अब अगर तुमने बोला होगा कि 5+3 करो और सेव कर लो फाइल, तो जो CPU होगा वो वापस से फाइल तुम्हारे कंप्यूटर में सेव कर देगा। अगर तुमने ये नहीं बोला हो तो जो तुम्हारा आउटपुट होगा वो 8 आ जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक 5 स्टेप्स होते हैं जिनके थ्रू एक इंस्ट्रक्शंस जाता है। अब सारे इंस्ट्रक्शन 5+3 जितने सिंपल नहीं होते, बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है। अब ये 5 स्टेप हर एक क्लॉक साइकिल में रिपीट होते हैं। एक क्लॉक साइकिल होती है बेसिकली जो तुम्हारा क्लॉक वायर ऑन और ऑफ होता है, ऑन से की स्टेज से सब ऑफ की स्टेज में जाता है, तो उसको एक क्लॉक साइकिल कहते हैं, ठीक है। अब एक क्लॉक साइकिल में तुम्हारा एक इंस्ट्रक्शंस यानी ये 5 स्टेप प्रोसेस होते हैं। तो अगर तुम लोग इन जनरल देखो तो ऑन एवरेज एक इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करने में एक क्लॉक साइकिल लगती है, ठीक है। अब कई सारे जो कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनको कभी कभी 2 क्लॉक साइकिल या 3 क्लॉक साइकिल्स भी लगती हैं, लेकिन वीडियो की सिंप्लिसिटी के लिए हम मान के चलेंगे कि हाँ एक ही क्लॉक साइकिल लगती है, ठीक है। तो अब भाई तुम एक चीज़ नोटिस करो कि एक क्लॉक साइकिल में सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन कैरी आउट हो पा रहा है, तो ये बहुत कम है। मतलब हाँ हम लोगों से ज़्यादा ही है, हमारे दिमाग से ज़्यादा ही है, लेकिन ऑन अ लेवल कि तुम CPUs के बारे में बात कर रहे हो जो ऐसा AIs और डीप लर्निंग में यूज़ किए जाते हैं, तो भाई उनके हिसाब से एक क्लॉक साइकिल के लिए एक इंस्ट्रक्शन बहुत स्लो होता है, ठीक है। तो अब इसको मतलब एक्सपैंड करने के लिए कि 1 सेकंड में ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस कैसे कैरी आउट कर पाएँ, उसके लिए यूज़ होता है हार्डवेयर लेवल पैरेललिज्म। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो तुम्हारे एक सिंगल CPU की परफॉर्मेंस है उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। 1 सेकंड में एक इंस्ट्रक्शन की जो तुम कहानी सुनते आ रहे हो अभी, वो मान लो कि वो एक सिंगल कोर की परफॉर्मेंस है, ठीक है। अब ऐसे ही मल्टीपल कोर्स जब तुम लगाओगे, मान लो तुमने 4 कोर लगा दिए एक CPU में जो 1 सेकंड में एक इंस्ट्रक्शन कैरी आउट करते हैं, ठीक है। तो अब क्योंकि 4 कोर्स लगे हैं जो 1 सेकंड में एक इंस्ट्रक्शन कैरी आउट करते हैं, तो अगर तुम पूरे CPU को देखोगे तो वो पूरा CPU 1 सेकंड में 4 इंस्ट्रक्शंस कैरी आउट कर पाएगा। ऐसे ही जैसे जैसे तुम कोर्स बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे नंबर ऑफ़ इंस्ट्रक्शंस पर साइकिल बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो ये काम होता है तुम्हारे कोर्स का, जो तुम CPUs में सुनते हो 6 कोर का CPU, 8 कोर का CPU, ये काम होता है कोर्स का, नंबर ऑफ़ इंस्ट्रक्शंस पर साइकिल बढ़ाना। अब देखो हर कोर की के पास एक अलग अलग कैश होगी, जो कैश मेमोरी है अगर वो हर कोर की अलग अलग होगी तो उससे क्या होगा कि मतलब जो डेटा आएगा वो हो सकता है कि पहला कोर भी वही डेटा प्रोसेस कर रहा हो और दूसरा कोर भी वही डेटा प्रोसेस कर रहा हो। इसीलिए मल्टीपल कोर्स के CPU में शेयर्ड कैश का यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से ये पता चलता है कि भैया जो इंस्ट्रक्शन आया है वो पहले से तो कोई प्रोसेस नहीं कर रहा है, क्योंकि फिर अगर तुम देखोगे डेटा रिडंडेंसी हो रही जिसकी वजह से CPU की जो परफॉर्मेंस है वो उतना आउटपुट दे नहीं पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए एक शेयर्ड कैश का यूज़ करता है जो सारे कोर्स एक साथ ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है, सॉरी एक्सेस कर सकते हैं। अब इस इंस्ट्रक्शंस पर साइकिल को और एनहेंस करने के लिए यूज़ की जाती है मल्टी थ्रेडिंग। अब जो तुमने सुना है अगेन प्रोसेसर्स की स्पेसिफिकेशन में 6 कोर 12 थ्रेड
8 कोर 16 थ्रेड या 4 कोर 4 थ्रेड 6 कोर 6 थ्रेड। तो अगर तुम थ्रेड्स पे कंसंट्रेट करो तो थ्रेड्स बेसिकली क्या करती हैं, थ्रेड्स तुम्हारे कोर्स को काम देती हैं आसान भाषा में। अब अगर सिंगल थ्रेड रहेगी तो वो एक बार में एक ही काम देगी, मतलब कि तुम्हारा कोर कोई काम कर रहा है, फिर वो थ्रेड बोले कि हाँ भाई ये लो अगला काम करो, उसके बाद वो कोर तुम्हारा उसको प्रोसेस करके आगे बढ़ाएगा आउटपुट के लिए, फिर वो थ्रेड वापस बोलेगी कि अब ये काम आया है। तो अगर तुम इसमें देखो तो एक बहुत छोटा अमाउंट ऑफ टाइम रहता है जिस टाइम के लिए वो कोर कोई काम नहीं कर रहा होता है, खाली होता है। अब अगर तुम ये कोर खाली रखोगे तो उतने टाइम के लिए, उतने बहुत कम टाइम के लिए भी सीपीयू अगर रेस्ट कर रहा है तुम्हारा, तो मतलब वो सीपीयू अपने 100% पोटेंशियल पे नहीं चल रहा है और अपना पूरा आउटपुट नहीं दे पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आती है मल्टी थ्रेडिंग। जब एक कोर के पास 2 थ्रेड्स होती हैं तो उसमें क्या होता है कि एक थ्रेड तुम्हारे कोर को काम दिया कि ये करो, वो काम करके कोर ने आगे बढ़ाया, तब तक दूसरी थ्रेड कहती है कि लो ये है दूसरा काम, ठीक है। जब तक वो दूसरे थ्रेड का काम करता है तब तक पहले थ्रेड में नया इंस्ट्रक्शन आ जाता है, फिर वो पहले थ्रेड का काम करता है, दूसरे थ्रेड में नया इंस्ट्रक्शन आ जाता है। तो इसके यूज़ से जो तुम्हारा कोर होता है वो पूरा टाइम यूटिलाइज रहता है, खाली नहीं बैठा रहता है कभी, ठीक है। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो इसी के साथ भाई अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, ना पसंद आए तो डिसलाइक कर देना, कुछ गलती हो गई तो कमेंट में बता देना। मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।